खर्चों की योजना बनाएं। कुछ लोगों के लिए अमीर होने का मतलब है कम खर्च करना। दूसरों के लिए इसका मतलब है ज़्यादा कमाना। दुर्भाग्य से अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप यही रहेंगे जहां अभी हैं। यह एक तरह से ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। जहां आप दौड़ोगे तो सही, लेकिन कहीं पहुंचोगे नहीं। ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस को पास रखना नहीं है, बल्कि अपनी को बहुत अधिक पैसा कमाने वाले कई पेशेवर मिल जाएंगे जिनके पास एक सफल कैरियर के बावजूद कोई बचत नहीं होती है, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा खर्चीली ज़िंदगी जीते हैं। उनके पास खर्च की कोई योजना भी नहीं होती है। अपने वर्तमान खर्चों की योजना बनाना आपके भविष्य के निवेश का ही हिस्सा है। जब आप समय निकालकर भविष्य के खर्चे की योजना बनाते हैं तो आप खुद के भविष्य को बेहतर बनाते हैं। और मेरा विश्वास कीजिएगा, आप आगे जाकर अपने पिछले दिनों को धन्यवाद देंगे। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो ने जो कहा उसे अपने दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था, मैं बहुत सारे पैसे के साथ गरीब व्यक्ति की तरह जीना चाहूँगा। आपको अपने पैसे पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो यह हमेशा के लिए आप नियंत्रण रखेगा। यह सुनने में पुराने ज़माने का लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि किफ़ायती होना हमेशा चलन में रहेगा। कम खर्च करना बहुत से अमीरों की सफल जिंदगी का अहम हिस्सा रही। इसका दूसरा पहलू देखें तो अमीर और प्रसिद्ध लोगों की दुनिया में ऐसे कई अमीर परिवार हैं जो कठिन समय का सामना नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वे अपने बच्चों को पैसों की कीमत नहीं समझा पाए। जब यह अधिकारी बड़े हुए, उन्हें पैसे को संभालना पड़ा तो उन्हें कम खर्चने के बारे में पता ही नहीं था। वे सिर्फ खर्च करना जानते थे। अपने समय के बहुत बड़े व्यापारी समूह समाप्त हो गए और उनके वंशज अचल संपत्ति को बेचकर काम चला रहे हैं। मुझे इस तरह के विचार से घबराहट होती है। अपने बच्चों के प्रति उदार होना आसान है। मेरा मतलब है कि आपके पास जो भी कुछ है वह उनका ही होगा। सही कहा ना? लेकिन कभी कभी आपको कठोर बनना होगा और उनके पैसे की कीमत को समझ होगा। दोस्तों, हर व्यक्ति जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन 10 लाख से एक व्यक्ति ही जानता है कि इसे खर्च कैसे किया जा सकता है। ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह होती है, उन्हें स्कूल कॉलेज में पैसा कमाने का तरीका भी सिखाया गया है, लेकिन खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया है। उन्हें यह नहीं सिखाया गया है कि बचत और निवेश आमदनी व तनख्वाह से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए वे अपनी अच्छी तनख्वाह को अमीरी मान लेते हैं और जब उनका भ्रम टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वे कर्ज से भारी बोझ तले दबे होते हैं और टैक्स खर्च कर्ज के ब्याज के भंवर में फंस चुके होते हैं। अधिकांश लोग पैसे की तंगी के कारण आमदनी की कमी नहीं, बल्कि सही तरह से खर्च न करना होता है। खर्च कम करना बचत का अचूक तरीका है। एक बात का खास ध्यान रखें कि आमदनी बढ़ने से पैसे की तंगी की समस्या कभी नहीं सुलझ है,
क्योंकि हमारे खर्च हमेशा आमदनी के अनुपात में बढ़ते जाते हैं जब तक कि हम सख्ती में उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। इसका कारण यह है कि आमदनी बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की इच्छाएं भी बढ़ जाती है। इच्छाएं असीमित होती है जबकि आमदनी सीमित होती है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर विचार करके सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को पूरा करना चाहिए जो हमारी बजट की समाप्ति हो। याद रहे, आज की उपभोक्तावादी समाज में विज्ञापनों और पड़ोसियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण हम फिजूल खर्चों की जाल में फंस जाते हैं। शान झाड़ने या बराबरी करने के लिए फिजूल खर्च करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तरह है। बस इतना ध्यान रखें कि किसी को 3 मामले में खर्च की कटौती कभी नहीं करनी चाहिए। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा भोजन। जो आदमी इन तीनों चीज़ों से पैसे बचाता है वह भविष्य में नुकसान उठाता है। अगर आप बचत करने के चक्कर में अच्छा भोजन नहीं करोगे तो आप बीमार या कमज़ोर हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्वास्थ्य के मामले में कंजूसी करेंगे तो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में बदल जाएगी। अगर आप शिक्षा में कंजूसी करोगे तो आप जीवन भर अज्ञानी और गरीब ही बने रहोगे, क्योंकि आपने खुद को ज्ञान से वंचित कर दिया है जो आपको अमीर बना सकता है। यह ना भूलें कि शिक्षा एक निवेश है। अगर आप आज की शिक्षा में 1000 निवेश करोगे तो भविष्य में 1 लाख रुपए बनकर आपके पास लौटेगा। आमदनी बढ़ाना सकारात्मक कदम है, फिजूल खर्चों को रोकना निषेधात्मक कदम है। पहले तरीके में आप अपनी चादर को अपने पैरों जितना लंबा कर लेते हैं। दूसरे तरीके से आप अपने पैरों को चादर की लंबाई के हिसाब से के लिए सकारात्मक कदम उठा के साथ साथ निषेधात्मक कदम उठाना भी जरूरी है। इसलिए तात्कालिक इच्छाओं की संतुष्टि पर खर्च करने के बजाय दूरगामी इच्छाओं के लिए बचत करें। चैप्टर नंबर 2, जोड़ने की ताकत का उपयोग करें। अमीर बनने की राह में बचत साधन है, निवेश लक्ष्य है। बचत करके आप पैसे के बीज बनाते हैं। पैसे का पेड़ तो उस बीज के निवेश से है जो उगता है। आप किसी भी क्षेत्र में निवेश करें, उसका आधारभूत सिद्धांत एक ही रहता है कि आपका बचा हुआ पैसा आपके लिए काम करता है और आपके धन कमा कर देता है। निवेश की शक्ति की वजह से ही अमीर लोग अमीर बनते चले जाते हैं। जो लोग निवेश करते हैं वे पैसे को अपना सेवक बना लेते हैं और उससे अपने लिए मेहनत करवाते हैं। जमीन में गड़ा या गुल्लक में रखा हुआ पैसा निवेश नहीं है, यह तो सिर्फ बचत है। अगर बचत करना पहला कदम है तो उस बचत का निवेश करके उसे लाभ कमाना अगला कदम है। निवेश के कई तरीके हैं। बैंक में खोला गया बचत खाता में निवेश है। बहरहाल निवेश करते समय एक छोटी सी बात पर ध्यान रखें कि आपको अपने निवेश पर कितना ब्याज या लाभ मिलेगा। यह भी ध्यान रखें कि महंगाई के बढ़ने की दर क्या है। इस वक्त भारत की महंगाई हर साल लगभग 5% की दर से बढ़ रही है। अगर बैंक की ब्याज दर इससे कम है तो यह निवेश करने में फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान है, क्योंकि आपके पैसे का मूल्य बढ़ाने के बजाय घट रहा है। ब्याज दर जितनी ज़्यादा होगी निवेश उतना ही लाभकारी साबित होगा। फिक्स डिपॉजिट एफडी में ब्याज दर ज़्यादा रहती है, इसलिए यह बचत खाते से ज़्यादा लाभकारी है। यह तो हुई बैंकों की बात। अब पीपीएफ
NISC, LIC जैसे सुरक्षित निवेश पर भी गौर करें, जिन पर आयकर में छूट भी मिलती है। और ज़्यादातर लोग ब्याज के बजाय आयकर की छूट के लिए ही उनमें निवेश करते हैं। फिर निवेश की एक रोमांचकारी दुनिया पर एक नज़र डालें, जहां थोड़ा ज़्यादा जोखिम है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा है। ज़मीन जायदाद में निवेश काफ़ी फायदेमंद और सुरक्षित समझा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज़मीन की कीमत हमेशा बढ़ती है। ज़मीन जायदाद में निवेश बहुत लाभकारी हो सकता है, बशर्ते आप सही जगह पर सही कीमत और सही मौके पर यह काम करें। फिर आता है शेयर बाजार में निवेश। शेयर बाजार में निवेश दो तरह से किया जा सकता है। या तो आप स्वयं व्यक्तिगत निवेश कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड से यूनिट खरीदकर अप्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं। चूँकि शेयर बाजार में जोखिम ज़्यादा रहता है, इसलिए ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदना पसंद करते हैं। वे ये मानते हैं कि उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञ हासिल करके यह काम खुद करना चाहिए। निवेश करने का एक ही तरीका है, मकान या दुकान को किराए पर उठाकर हर महीने किराया वसूल करना। बहरहाल मकान किराए पर देने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि यह आपके लिए घाटे का सौदा है या मुनाफे का। व्यक्ति ने 1 लाख रुपये मकान बनाया और 1 महीने का किराया पर चढ़ा दिया। वो मकान के किराए पर चढ़ने से काफ़ी खुश थे, लेकिन वित्तीय दृष्टि से यह समझदारी की नहीं बल्कि घाटे का सौदा था, क्योंकि अगर वो अपने 6 लाख रुपए का डाकघर की मासिक बचत योजना में लगा देता है तो 8% की दर से वार्षिक यानी कि मिलते, जबकि मकान के किराए में उन्हें साल भर की सिर्फ 36,000 रुपये ही। इसके अलावा उन्हें मरम्मत के खर्च और प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। आप चाहे जैसे निवेश करें, लेकिन करें ज़रूर। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि अपना मूलधन सुरक्षित तरीके से ज़्यादा लाभ कमाएं। वैसे तो आपका ज़्यादातर निवेश अमीरी की नींव बनाने के लिए होना चाहिए, लेकिन आपको मेडिकल या जीवन बीमा या पॉलिसियों में भी पर्याप्त निवेश करना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो परिवार को आर्थिक कष्ट न झेलना पड़े। अमीर बनने की दिशा में निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि अमीर होने का मतलब ऊंची तनख्वाह या अच्छी आमदनी, यह मान लेते हैं। अगर उन्हें ऊंची तनख्वाह मिल रही है या उसके पास कार बंगला है तो वे अमीर हैं। ज़्यादातर लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि आमदनी से नहीं बल्कि बचत और निवेश से व्यक्ति अमीर बनता है। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं, विलासिता के सामान बाद में खरीदते हैं। जब उनके निवेश में उन्हें काफ़ी लाभ होने लगता है, गरीब और मध्यवर्गीय लोग अमीर देखने और शान झाड़ने के चक्कर में निवेश की शक्ति की नज़रअंदाज कर देते हैं। पर पहला मौका मिलते ही विलासिता के सामान खरीद लेते हैं। इसी वजह से कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। निवेश करना इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अमीरी का स्वर्ण सिद्धांत कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके चक्रवर्ती ब्याज की प्रबल शक्ति छिपी होती है। ज़्यादातर लोगों ने बचपन में गणित की किताबों में चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उनकी दूरगामी महत्व और प्रबल शक्ति का अंदाजा बहुत कम लोगों को है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब यह है कि आपको हर साल अपने निवेश किए हुए मूलधन पर जितना ब्याज मिलता है, आप भविष्य में ज़्यादा लाभ कमाने के लिए आपका भी निवेश कर देते हैं। अगर आप ब्याज को खर्च कर देते हैं
तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्याज को भी मूलधन के साथ जोड़कर हर साल निवेश करते रहेंगे तो आपको आशातीत लाभ होगा। चक्रवृद्धि ब्याज से पैसे का जबरदस्त नेटवर्क बन जाता है। आपका मूलधन तो पिता है जो आपके लिए पैसे कमाता है। चक्रवृद्धि ब्याज उस मूलधन का बेटा है और वह भी अपने पिता की तरह आपके लिए पैसा कमाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत पर चलकर आप पैसे की कई पीढ़ियां तैयार कर लेते हैं जो सभी आपको अमीर बनने के लिए दिन रात काम करते हैं। दोस्तों, पैसा सेवक तो बहुत बढ़िया है लेकिन मालिक बुरा है। यह शब्द आज उतने ही सही है जितने 16वीं सदी में थे जब फ्रांसिस बेकन ने उन्हें कहा था, पैसा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार एक ही बिंदु पर आ रहा हूँ, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि पैसे को अपनी खुशी के लिए उपयोग करें या पैसे को गंवा दें या पैसे के पीछे भागते ही जिंदगी को कष्ट में बिताए। मुझे याद है एक बार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक चालाकी भरा सवाल पूछा था। उसने मुझसे कहा कि दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जो सोता नहीं है। मैंने उत्तर बताने की कोशिश की लेकिन उसने ही उत्तर बताकर मेरी समस्या का समाधान किया। ब्याज, उसने कहा, यहाँ जब भी आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी उधार के पैसे पर ब्याज की घड़ी चलती रहती है। इसी तरह पैसा भी 24 घंटे बढ़ या घट सकता है। प्रश्न यह है कि आप पैसे पर महारत हासिल करना चाहते हैं कि पैसा आप महारत हासिल कर लें। पीटर लिंच ने कहा है कि लंबे समय में इससे आपके भविष्य में खुशहाली तय नहीं होगी कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इससे तय होगी कि आप कितना पैसा बचाते हैं और निवेश करते हैं। हम सभी एक दिन अच्छी कार, ऊंची इमारत, शानदार अपार्टमेंट खरीदने या लॉटरी जीतकर पूरी जिंदगी आराम से बिताने के सपने देखते हैं। जो सिर्फ सपने देखते हैं और जो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, उनके बीच आसान सी तरकीब का अंतर है। ऐसे रास्ते तलाश करना जहां आप पैसे के लिए काम ना करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। अगर आप अपने पैसे को बटुए में रखते हैं तो आपके पैसे की कीमत वही होगी जितना वह आप खरीद सकता है। लेकिन मेरे लिए पैसे की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए पैसे से ज़्यादा पैसा बनाना चाहिए। याद रखें कि ठहराव पैसे के लिए मौत के समान है। चैप्टर नंबर 3, फाइनेंशियल नॉलेज क्यों ज़रूरी है। अमीर बनने की बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है। हमें धन कमाने के लिए आर्थिक शिक्षा लेनी चाहिए क्योंकि वह स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाई जाती है। आर्थिक शिक्षा में अकाउंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अमीर बनने के लिए आपको संपत्ति और दायित्व में फ़र्क पता होना चाहिए। आपको अपने स्रोतों का संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दायित्व हासिल करने के लिए। गरीब और मध्य वर्गीय लोगों की संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं पाता होता है कि वो दायित्व की संपत्ति समझकर खरीद लेते हैं। अमीर लोग ऐसे गलती कभी नहीं करते हैं क्योंकि वह संपत्ति और दायित्व के बीच में फर्क को अच्छी तरह जानते हैं। संपत्ति वह है जो आपकी और अपनी है और जिसे आप धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दायित्व का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसे खरीदने के बाद हमारे ऊपर उसके पैसे देने की जिम्मेदारी होती है। आर्थिक शिक्षा में दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए
जो अमीर बनना चाहता है। पहली प्रॉफिट लॉस सेट, उसमें आपकी आय और खर्चे की सूची होती है और इसमें आपकी खर्चे के बाद बचने वाली कुल आय की गणना की जाती है। दूसरे बैलेंस शीट में इसमें आपकी संपत्ति देनदारियों की सूची होती है। इसमें कुल मूल्य की गणना की जाती है। गरीब और मध्य वर्गीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी खर्चों और देनदारियों की उनकी आय और संपत्ति अधिक होती है। ज़्यादा धन उनकी आर्थिक परिस्थितियों को सुलझा नहीं सकता। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, उसका भरने वाला टैक्स भी बढ़ जाता है। इस बात को गरीब और मध्य वर्गीय लोग नज़रअंदाज करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको घर और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। ज़्यादातर लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी देनदारी होती है। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए 30 साल का लोन लेता है, तो उस लोन को ख़त्म होने से पहले ही वह एक नया घर खरीद लेता है। अब इस नए घर का लोन उसमें अगले 30 साल तक चुकाना होता है। नया घर जैसे लोग अपनी संपत्ति समझते हैं, दरअसल लोन के रूप में उनकी देनदारी या दायित्व है। प्रॉपर्टी टैक्स आपको हमेशा भरना ही पड़ता है, चाहे अपने घर लोन पर खरीदा हो या बिना लोन में। होम लोन में पूरा चुकाने के बाद भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है। प्रॉपर्टी की कीमत कम भी हो सकती है और आपके साथ आपकी संपत्ति की भी कीमत कम हो सकती है। घर में या प्रॉपर्टी में निवेश किया गया धन किसी ज़्यादा मुनाफे वाली योजनाओं में निवेश नहीं किया जा सकता। रेंटल रियल एस्टेट का मतलब है किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देना और किराए के रूप में उससे धन कमाना। एक घर आपकी संपत्ति हो सकता है अगर यह आपकी किराए के रूप में उसकी देखरेख और टैक्स के खर्चे से ज़्यादा पैसा देता है, या अगर आप समय के साथ उनकी कीमत बढ़ती है। चैप्टर नंबर 4, खुद में कॉन्फिडेंस का होना भी एक चीज़ है जो हमें सफल होने से रोकती है। यह है हमारा खुद का विश्वास न होना। ज़्यादातर लोग जीवन में कोई अच्छा मौका मिलने या किस्मत के साथ देने का इंतज़ार करते हैं, जबकि अमीर लोग बिजनेस करके और धन कमाने के मौके खुद ढूंढ लेते हैं। इस दुनिया में बुद्धिमान नहीं बल्कि साहसी व्यक्ति आगे बढ़ता है। साहसी व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करके निवेश करने का जोखिम उठाने से नहीं डरता है। इसलिए अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो बुद्धि होने से ज़्यादा ज़रूरी है हिम्मत का होना। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। बिजनेस करने और अमीर होने के लिए बुद्धि भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जोखिम उठाने की हिम्मत और कुछ बड़ा करने की चाहत। अगर आप जीवन में बड़ा नहीं सोचोगे और जोखिम नहीं उठाओगे तो आपका जीवन भर बहुत सी ऐसी चीज़ों का इंतजार कराते रहेंगे, कभी नहीं होगी। अमीर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक स्थितियों कैसे बदल रही है और अपने आप को उनके मुताबिक कैसे ढालना है। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी करते हैं या जीवन भर एक ही काम करते रहते हैं। वह पैसा कमाने के लिए नए नए मौके नहीं ढूंढते हैं। अमीर लोग पैसा कमाने और बिजनेस करने के मौक़ों को केवल पहचानते नहीं बल्कि नए नए मौके पर खुद ढूंढ लेते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपने लिए नए मौके तलाश लेता है और नए बिजनेस करने को तैयार रहता है। जब आप अमीर बनने के लिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अमीर बनते रहते हैं। जैसे जैसे आप अमीर बनते हैं
तो अमीर लोगों के साथ उनका मेल जोल बढ़ता है। आपको पैसा कमाने की और बिजनेस करने की और बेहतर मौके मिलते रहते हैं। कुछ बिजनेस के मौके जोखिम भरे होते हैं, लेकिन जिन कार्यों में जोखिम ज़्यादा होता है उनमें मुनाफा भी बड़ा होता है। अगर आप अमीर हैं तो आपके पास जोखिम उठाने के लिए पैसा होता है। अगर आपको किसी नए बिजनेस में घाटा भी हो जाए तो उससे आपके परिवार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित नहीं होती है। चैप्टर नंबर 5, गरीबों से मित्रता तोड़ो। दोस्ती गरीबी से मित्रता तोड़ने के लिए हमको गरीबी से मित्रता नहीं तोड़नी है। कोई भी व्यक्ति अगर दुनिया में गरीब है तो वह अपनी वजह से गरीब हैं। हमें सिर्फ गरीबी से मित्रता तोड़नी है। गरीबी क्या है? यह सिर्फ एक मानसिकता है, एक ऐसी मानसिकता है जिसे आप सच मान बैठे हैं। चलिए आपको ध्यान से समझाते हैं। एक ऑटो चलाने वाला इंसान दिन भर जो तोड़ मेहनत करता है, शाम तक पैसे भी कमा लेता है। उनकी दिनचर्या इस प्रकार चलती रहती है, सुबह शाम तक कमाना और शाम को जाकर वह पैसे खर्च कर देना। हम सभी ये जानते हैं कि जो भी व्यक्ति जितनी आय होती है वह उस प्रकार अपना व्यय भी तय कर लेता है। चलिए जिस प्रकार ऑटो वालों की दिनचर्या देखी, उसी प्रकार एक जॉब वाले व्यक्ति की भी दिनचर्या पर गौर करते हैं। एक जॉब करने वाला व्यक्ति अपनी नौकरी में टाइमिंग जो सुबह से शाम तक होती है, वह रोज़ काम पर जाता है। वह पूरा दिन मेहनत करता है और शाम को घर लौट आता है। महीने के अंत में अपनी जीविका चलाने के लिए वह पैसों से जो उसने पूरी महीने मेहनत करके कमाई थी ले आता है। अब उन्हें पैसे से वह अपने एक महीने का सारा खर्च पूरा करेगा, जो अधिकांश लोगों को पूरा नहीं हो पाता है। महीने के अंत आते आते वह खाली जेब होने लगता है। जब आप ही बताएं क्या फ़र्क है उस ऑटो वाले चालक में और जॉब करने वाले व्यक्ति में। ऑटो चालक रोज कार्य करके खाली जेब रखता है और जॉब करने वाला व्यक्ति पूरे महीने कार्य करने के बाद भी जेब खाली रखता है। ऑर्थर के अनुसार यह दोनों ही गरीब हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों में ही पैसे कमाए थे, इन दोनों ने ही मेहनत की थी, लेकिन पैसा कमाने के बावजूद भी वह गरीब कैसे हुए? दोस्तों, यह जानने वाली बात है। सिर्फ खर्च भर में पैसे कमाने वाले व्यक्ति गरीब कहलाते हैं। ये भूल जाते हैं कि अकस्मात किसी भी पुराने के आने से उनका सारा बनाया हुआ जाल टूट जाएगा। गरीबी से समझौता करके उन लोगों ने यह गलती कर रखी है, वह अपने आप को सुरक्षित तो ज़रूर महसूस करते हैं पर सुरक्षित नहीं होते हैं और इसे को गरीबी कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग गरीबी समझ गए होंगे। यदि नहीं तो मैं कुछ और उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गरीब व्यक्ति किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से कोशिश नहीं करते हैं। वो किसी भी प्रकार के नए कार्यों की शुरुआत नहीं करते हैं और यदि करते भी हैं तो उसे जल्दी बंद कर देते हैं। वे कान के कच्चे होते हैं, औरों की नकारात्मक वाली सोच अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। वे अपने जीवन भर हालात से दुनिया से समझौता करते रहते हैं। वे अपनी गरीबी का दोष हमेशा किसी और को देते हैं। अपनी गरीबी की जिम्मेदारी वो खुद कभी नहीं लेते हैं। वे सिर्फ सपने देखते हैं पर उनको पूरा करने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। गरीबी के कुछ लक्षण हैं। आप अपने आसपास के लोगों को बखूबी देख पाएंगे। इन लक्षणों में आप अवगत हैं हो और यह लक्षण आप में भी पाए जा सकते हैं।
यदि ऐसा न हो तो इन लक्षणों को पहचान जल्दी करें और जल्द ही इसे छुटकारा पाने के लिए कार्य शुरू करें। यह लगभग उसी प्रकार हैं जैसे जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप एक मेडिकल चेकअप के लिए ज़रूरत पड़ती है और जब आपकी मेडिकल जांच हो जाती है उसकी रिपोर्ट के अनुसार आपको दवाइयाँ दी जाती है। तो जैसे ही आपकी गरीबी के लक्षण आपको पता चलते हैं, आपको इसके इलाज के कार्य शुरू कर देने होंगे। मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। गरीबी एक बीमारी के रूप में आपके साथ चिपक गई है। मैं जानता हूँ कि यह आपको बुरा भी लग सकता है। दोस्तों, बुरा मानने की बात नहीं है। मैं आपको ठीक करने में आपका साथ देने के लिए राजी हूँ। चलिए गरीबी से छुटकारा पाने के कुछ उपाय पर कार्य करते हैं। सबसे पहले तो आप कसम खाएंगे कि आप गरीबी से मित्रता तोड़ देंगे। यह बहुत मुश्किल होगा, पर यह समझ लीजिए कि एक मुश्किल को पार करने के बाद जीवन की सारी सुख, सारी ऐश्वर्या सब आपके चरणों में होगी। लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे होंगे। आपकी गरीबी से मित्रता तोड़कर अमीरी से मित्रता करनी है। इसमें सबसे पहले चरण में आप अपने जीवन में समझौता करना छोड़ देंगे। समझौता, जी हाँ, बहुत साधारण सा देखने वाला शब्द जिसने आपका पूरा जीवन तबाह कर रखा है। यह कब आपके जीवन में आया और इसने आपको बदल दिया, आपको पता भी नहीं चला। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। आपको जन्मदिन पर सिर्फ साइकिल मिल सकती है, आपको तो बस से ही जाना पड़ेगा। हमें इतने में ही गुजारा करना होगा। हम अपने बच्चों से ज़्यादा महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। हमारी तनख्वाह उतनी है, हमें उतनी ही गुजारा करना चाहिए। हमारी चादर उतनी हो, हमें पैर उतने ही पसारने चाहिए। हम तो गरीब ही पैदा हुए हैं और गरीब ही मर जाएंगे। ऐसे ही समझौता करने वाले जितने भी वाक़ये आपने अब तक सुने हैं, उन सब को आपको छुटकारा पाना है। यह मुश्किल ज़रूर होगा, पर यह नामुमकिन नहीं है। आपको बड़ी चादर का इंतजाम करना है। हम सभी यह जानते हैं कि हमारे वो मित्र जो कभी हमारा बुरे वक्त के साथ नहीं देते थे, वो मित्र जो हमें नुकसान पहुंचाते थे, वो मित्र जो सिर्फ हमारा समय व्यर्थ करते हैं, उन सभी से हम लोगों से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि गरीबी भी आपकी ऐसे एक मित्र हैं जो बुरे वक्त में आपको भी बुरा दिखाने वाली है, आपको हमेशा ही नुकसान पहुंचाने वाली है और अब तक आपका समय व्यर्थ करती आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने कई जगह पढ़ा या सुना होगा कि गलती करना कभी भी इतना बुरा नहीं होता जितना उस गलती को ना सुधारने की कोशिश करना होता है। हम सभी से जीवन में बहुत बार गलतियां होती है। हम उन गलतियों को से सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। कई बार हम जीवन में बार बार यही गलतियां करते हैं जो हमें बार बार नुकसान पहुंचाती है। हम खुद की ताकत को ना पहचान कर दुनिया द्वारा सीखे गए ये सारे कार्यक्रम करते हैं जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही रहा होता है। जीवन में समय समय पर हमको मौके भी मिलते हैं, परंतु दुनिया के डर से हम यही मौके को खो देते हैं। हम अपने आप को हमेशा सुरक्षित क्षेत्र में रखने की कोशिश करते हैं जो कि असल में कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों, क्या आप लोग नौकरी करके सुरक्षित हैं? क्या नौकरी करते हुए आपके साथ कोई समस्या नहीं हो रही है? हम यह जानते हैं इस सुरक्षा क्षेत्र जैसे कोई जगह नहीं होती है, फिर भी जीवन भर हम यही मानकर अपने जीवन का सत्यानाश करते रहते हैं कि हम सुरक्षित क्षेत्र में हैं। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं।
एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ अपने खेत में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहता था। उसके पास एक दिन एक गुरु और शिष्य रात बिताने के लिए जगह मांगने आए। जैसे ही शिष्य ने किसान की जगह मांगी, किसान ने उत्तर दिया कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ एक भैंस है जो इतना दूध देती है कि जिससे हम लोग 2 व्यक्ति की खाना ही खा पाते हैं। आप और गुरुजी हमारी झोंपड़ी में आज रात रुके तो यह हमारा सौभाग्य होगा, परंतु आपको खिलाने के लिए मेरे पास ज़्यादा भोजन नहीं है। जो कुछ भी रूखा सूखा है आप उसको खाकर ही हमें आशीर्वाद दें। शिष्य ने गुरुजी को सब बताया। गुरुजी ने किसान के घर रुकने का निर्णय लिया। सभी ने रात का भोजन किया और सो गए। रात को जब सभी गहरी नींद में थे तब गुरुजी ने अपने शिष्य को जगाया और कहा, चलो अब यहाँ से चलने का समय हो गया है। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वह वहाँ से चलने का निर्णय किया। झोंपड़ी के बाहर एक भैंस बंधी हुई थी। गुरुजी ने शिष्य को आदेश दिया कि यह भैंस अपने साथ ले चले। कुछ ही दूर जाकर गुरु ने शिष्य से उस भैंस को एक कुएं में धकेलने का आदेश दिया। शिष्य ने उस भैंस को एक कुएं में धकेल दिया और भैंस की मृत्यु हो गई। शिष्य गुरु इस निर्णय में बहुत हैरान था, परंतु गुरु तो गुरु ही थे। वह शंका होते हुए भी उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सका। उसने सोचा कि गुरुजी अगर कुछ कर रहे हैं तो जरूरी इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा। समय बीता और 5 साल बाद संयोग से वह गुरु और शिष्य एक बार फिर उसी गांव में आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर जहाँ पर झोंपड़ी हुआ करती थी अब वहाँ पर एक बड़ा मकान बना हुआ है। उसके आसपास के खेतों में कई सारे मजदूर कार्य कर रहे हैं। शिष्य ने अंदाज़ा लगाया कि शायद वह किसान यह ज़मीन बेचकर कहीं और चला गया होगा। गुरु के कहने पर उसने दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही दरवाज़ा खोला शिष्य हक्का बक्का रह गया। किसान को भी उनको पहचानने में कुछ देर नहीं लगी। उसने उन्होंने देखते ही नमस्कार किया और कहा कि मैं आप लोगों की कभी नहीं भूल सकता। यह जो कुछ भी आज मेरे पास है वह सब आप लोगों के ही कारण हो सका है। शिष्य अभी भी हैरान था। उसे यकीन नहीं पा रहा था कि वह गरीब किसान इतने कम समय में इतना अमीर कैसे हो गया। किसान ने बताया कि जिस रात आप लोग यहाँ रुके थे आप लोग सुबह जल्दी चले गए, मुझे पता भी नहीं चला और आपने मुझे बताया भी नहीं। मेरी नींद खराब न हो ऐसा सोचकर शायद आप लोगों ने मुझे नहीं जगाया होगा। जिस रात आप लोग वहाँ रुके थे उसी रात को न जाने कैसे मेरी भैंस कुएं में जाकर गिर गई और मर गई। हम लोगों की आजीविका चलाने के लिए सिर्फ वही एक साधन हमारे पास था। हमारे घर के आसपास बहुत से ज़मीन थी पर यह सारी बंजर थी। अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं था तो हमने उसी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। हमें मेहनत ज़रूरी लगी पर वह ज़मीन जल्द ही उपजाऊ हो गई और फिर इसी ज़मीन में फसल उगाकर मैंने पैसे कमाए। उन पैसों से मैंने और पैसे कमाए और उन पैसों से मैंने और खेत खरीदे। मैं ऐसे ही अधिक खेत खरीदता चला गया। फिर ऐसे ही मैंने अपने लिए धीरे धीरे बहुत साधन अर्जित किए। आज मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। यह सब आप लोगों की दया से ही हुआ है। ऐसा कहते हुए किसान ने गुरु शिष्य का बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें अच्छा भोजन कराया, बहुत से भेंट देकर विदा किया। जब गुरु
शिष्य दोनों वापस जा रहे थे तो शिष्य से रहा न गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं आपसे उस दिन भी यह प्रश्न करना चाहता था पर मैं कर ना सका। आपको यह कैसे पता चला कि वह व्यक्ति ही अमीर बन सकता है? गुरुजी बोले, जब हम पहले वहाँ आए थे तो मैंने देखा कि वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी भैंस पर आश्रित होकर अपना और अपना परिवार का पालन पोषण उससे मिलने वाले दूध के द्वारा करता है। इसके आसपास बहुत सारे इसकी ज़मीन पड़ी हुई थी जो बंजर थी, जिसकी तरह उसका ध्यान जाता ही नहीं था। मैं यह बात समझ गया था, जब तक यह भैंस रहेगी तब तक इसको यह ज़मीन कभी दिखाई नहीं देगी। बस मैंने यही किया, मैंने उस भैंस को हटा दिया, फिर इसको वह ज़मीन दिखने लगी और उसने उसी से पैसे कमाकर अपने आप को अमीर बना लिया। तो दोस्तों, जैसा इस कहानी में बताया गया है, जब तक आपके पास दिनचर्या चलाने के लिए विकल्प मौजूद रहेंगे तब तक आप बड़ा काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक आपके पास गरीब रहने की साधन है तब तक आप अमीर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आप गरीबी से रिश्ता बनाए रखेंगे और आपका अमीरी से रिश्ता कभी नहीं बनेगा। आपको आज ही कसम खानी होगी कि मैं अब से गरीबी से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा और गरीबी को त्याग दूँगा। चैप्टर नंबर 6, अतिरिक्त आय के स्रोत बनाएं। अमीर बनाने का छठा सिद्धांत है, आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजें। मज़े की बात तो यह है कि लोग अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन वह अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके की खोज ही नहीं करते हैं। हम चाहे जहाँ भी हो कर सकते हैं, हम भी सपने अपने पूरे कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मौके होते हैं जिनके द्वारा हम अपने आमदनी बढ़ा सकते हैं। जैसे गृहिणी ट्यूशन कर सकती है, ब्यूटी पार्लर खोल सकती है या कोई अन्य लाभकारी कार्य कर सकती है। इसी तरह नौकरी पेशा लोग भी दूसरा पार्ट टाइम काम कर सकता है। शेयर बाजार, जमीन जायदाद में निवेश करना सीख सकते हैं। ज़्यादातर लोग 9 बजे से 5 बजे की नौकरी करके अपना दिन ख़त्म कर मान लेते हैं। इसके बाद वह ना तो कुछ सीखते हैं ना ही कुछ करते हैं। बहरहाल, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह समझ लेना होगा कि 5 बजे दिन ख़त्म नहीं हो जाता। कोई वह अमीर बनेगा या नहीं, यह इस बात से तय होता है कि वह शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे के बीच में क्या करता है। 9 से 5 का काम आपकी आजीविका चलाता है। शाम की 5 बजे के बाद किया जाने वाला काम आपको अमीर बनाता है। आपके लिए आपको यह खोजना होगा कि आप ऐसा कौन सा हुनर है जिसमें आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आपको यह भी खोजना होगा कि आप जहां रहते हैं वह ऐसा कौन सा काम है जिससे करने से आपको लाभ हो सकता है। यह मांग की पूर्ति का आसान नियम है। जिस क्षेत्र में मांग ज़्यादा और आपूर्ति कम है वहां पर अवसरों की तलाश करें। अगर ऐसे किसी क्षेत्र में आप योग्य हों तो अवसर का तत्काल लाभ उठाएं। अगर आप उस क्षेत्र में जल्दी ही योग्य बन सकते हो तो सीख कर योग्य बनने का संकल्प कर लें। याद रखें, समझदार आदमी को जितने अवसर मिलते हैं उनसे ज़्यादा अवसर वह खुद बनाता है। हर व्यक्ति के आसपास आमदनी बढ़ाने के मौके भी रहते हैं मगर ज़्यादातर लोग उन्हें देखते ही नहीं। हो सकता है आपकी योग्यता बहुत ज़्यादा न हो लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप शाम को पढ़ाई या कोर्स करके अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। याद रखें, अपनी योग्यता बढ़ाना आमदनी बढ़ाने का अचूक उपाय है। इस बारे से में गंभीरता से सोचें
कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपनी बॉस से अपनी तनख्वाह कैसे बढ़ाकर आप कहाँ निवेश करके ज़्यादा कमा सकते हैं। क्या आप ज़मीन जायदाद के क्षेत्र में कमा सकते हैं कि आप शेयर बाज़ार में लाभ कैसे उठा सकते हैं। कौन सी योग्यता सीखने से आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। कौन से नए काम प्रशिक्षण लेने से आपको अभी या भविष्य में लाभ हो सकता है। आपके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा आपकी कमाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जो व्यक्ति अपने काम में जितना ज़्यादा कुशल होता है उसकी कमाई की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। सेमिनार में जाइए, कोर्स करें, प्रशिक्षण लें, विशेष जीवन विचार विमर्श करें, हर विषय और विचारों की तलाश में रहे, क्योंकि अक्सर एक छोटे सी विचार ही बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे माता पिता दादा दादी के ज़माने में पूरी ज़िंदगी एक ही कंपनी में काम करना आम बात थी। आज के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा मैं जहां आर्थिक उतार चढ़ाव से कंपनियों से नौकरी छोड़ने के तय होती है वहां यह बात पुराने ज़माने की है। एक विचित्र सी लगेगी, सच्चाई यह है कि पुरानी पीढ़ियों के पास एक ही नौकरी बने रहने की स्वतंत्रता थी, उसे सुरक्षित माना जाता था। लेकिन आज अस्थिर अर्थव्यवस्था के ढेरों अवसरों के बीच बहुत सारे रोचक परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अनिश्चित भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई है। जब आप ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बिना चेतावनी से आपके पैरों के नीचे दरी को खींचा जा सकता है, वहाँ क्या है, कुछ है जो आप जैसे वित्तीय सुरक्षा के लिए कर सकते हो। दो चीज़ आय के स्रोत बनाएं और निवेश करें। चलिए इस अध्याय में पहले इन्हीं बात कर लेते हैं। हम निवेश की बारे में थोड़ा सी बात करेंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं जहां किसी व्यापार को शुरू करना पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और अगर उस व्यापार में कुछ ऐसा जिसे आप करना पसंद करते हैं तो फिर इससे अच्छी बात यही होगी। क्या ऐसी नहीं है? चलिए दोस्त, मैं एक बेटी का उदाहरण लेता हूँ। एक वीडियो एडिटर हैं और एक विज्ञापन कंपनी के लिए सुबह 9 से शाम 6 बजे तक वह काम करती है, लेकिन हफ्ते के आखिर में वह एक बेकरी वाली बन जाती है। एडिटिंग टूल्स की जगह सामान नापने के कामों पर हाथ चलाती है। उसे हमेशा से परिवार के लिए खाना बनाना पसंद। पार्टी या पिकनिक के समय हमें घर में बने पाए और मफ़िन खाने को मिलते थे। जब उसने नौकरी शुरू की और ऑफिस में लोगों को यह सब खिलाना शुरू किया तो उसके इस काम की चर्चा होने लगी और उसके पास अपने सहयोगी के जन्मदिन केक बनाने के अनुरोध आने लगे। जल्दी उसने एक पेज बनाया, व्यापार की शुरुआत हो गई। हाल ही में वह मेरे पास निवेश की सलाह लेने आई और मैंने उससे पूछा कि यह बैंकिंग के काम पर पूरा ध्यान देने के लिए ज़रूरी है, छोड़ना चाहती है नहीं। उसने कहा, अगर मैंने अपने शौक को अपना काम बना लिया तो उसे मज़ा नहीं आएगा। अभी हाल ही में अपने शौक से कमाए पैसे से यूरोप में छुट्टियां बिताने, यह शानदार नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक सफल छोटा व्यापार स्थापित कीजिए जिससे अतिरिक्त आमदनी हो सके। बेहद व्यस्त जीवन शैली के कारण शहरी भारत के लोग अपना काम दूसरे लोगों को देने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे ज़िंदगी में थोड़ा आसान बना सके। क्या आप शब्दों के साथ खेल सकते हैं तो पेशेवर ब्लॉगिंग आपके लिए सही हो सकती है। क्या आपकी पोस्ट 100 लाइक मिलते हैं?
क्या आपके ट्वीट बहुत ज़्यादा रिट्वीट किए जाते हैं? क्या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग बारे में कभी सोचा? क्या आपको अलग दिखने वाला कपड़ों में हमेशा प्रशंसा करने वाली टिप्पणियां मिलती हैं? पर्सनल स्टाइलिंग में इन दिनों बहुत मांग है। अपने लिए अतिरिक्त व्यापार स्थापित करते समय खुद को ब्रांड ना भूलें। आपकी विशेषताओं और सेवाओं के बारे में बताने वाली वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। अपने आप को तकनीक में इस्तेमाल के लिए तैयार करें। तेजी से उभर कर डिजिटल ऑन डिमांड सेवा के क्षेत्र में आपकी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए एक ट्यूमर वीटा स्टॉक स्काइप के जरिए ऑनलाइन ट्वीट देता है। स्टाइल क्रैकर ऑनलाइन स्टाइलिंग सर्विस देता है और ओला शेफ एक ऑनलाइन सेवा जो घर का पका खाना पहुंचाती है। आप नौकरी करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप खाली समय में कुछ और नहीं कर सकते। आय की अतिरिक्त साधन तैयार करने से आपकी बचत और निवेश बढ़ती होंगी। अक्सर इस तरह के अतिरिक्त काम कैसे बड़े व्यवसायिक कैरियर की शुरुआत हो सकती है। चैप्टर नंबर 7, एक सकारात्मक स्वभाव। अगर आपको सफल बनना है तो सबसे पहले पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। नेगेटिव सोच वाले लोग, नेगेटिव बातें, इन सब से दूर रहना होगा। थोड़ा सा बदलाव होगा। आपको नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहने का मतलब यह नहीं है कि आप उन लोगों से बिल्कुल ही तुच्छ समझे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उन लोगों को कभी बदलाव नहीं बदल पाएंगे, बल्कि यह लोग आपको अपने बातें सुना, आपको डर दिखा के आप जो करना चाहेंगे उस उद्देश्य से आपको दूर ले जाएंगे। आपके विश्वास और साहस को तोड़ देंगे और खुद जैसे सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। यह उन लोगों का दोष नहीं है। हालांकि लोग कभी भी अपने आप पर विश्वास ही नहीं कर पाए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कैसे पहुंचेंगे ऐसे लोग? ऐसे लोग बहुत आलसी होते हैं, दिन भर दूसरों की बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों के मुख में कभी भी अच्छी बातें नहीं सुन पाएंगे। कुछ होने से ही शिकायत करने लगते हैं। हमेशा खुद के काम दूसरों के द्वारा करने की चाहत रखते हैं। दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। समय मिलते ही गप्पे मारने, टीवी बैठने बैठ जाते हैं। गलती होने पर उसे दूसरों के ऊपर छेप देते हैं। हमेशा दूसरों की हंसी उड़ाते रहते हैं। खुद को बहुत ज़्यादा समझदार मानते हैं और दुनिया में उसे सब कुछ पता है, ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग कभी आपको अच्छा रास्ता नहीं दिखा पाएंगे, बल्कि आपके अंधेरे में धकेल सकते हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। ऐसे लोग आपके दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी हो सकते हैं। कभी कभी घर के लोग भी ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। बाहर के लोगों को तो आप संभाल पाएंगे, लेकिन अगर आपके घर में ऐसे लोग हों तो आप क्या करेंगे? याद रखिए, ऐसे लोगों को आप कभी नहीं बदल पाएंगे। सबसे पहले आप खुद को बदलिए और जब वो आपका बदला हुआ रूप देखेंगे तो आपको सफलता दिखाई देगी। तब भी लोग खुद आपको देखकर बदल जाएंगे। आपको उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी सवाल यह उठता है कि आप खुद को कैसे सकारात्मक रखेंगे। इसके लिए आपको कुछ अब करनी पड़ेगी। रोज़ सुबह उठकर बोलिए, आज मेरा सबसे अच्छा दिन है, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हीरे की तरह चमकता हूँ, प्रकृति मुझे सब कुछ दे रहा है, यह ब्रह्मांड मेरी तरह पैसे का आकर्षित कर रहा है, मेरा पैसा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसे मेरे लिए बहुत पैसा कमा रहा है, ब्रह्मांड मेरी हर समस्याओं का हल कर रहा है। यह कुछ बातें आपको हर दिल बोलना, यह सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि जब आप ये बातें जब बोलें तो आपके अंदर ऐसा अनुभव भी होना चाहिए
जब आप खुद को बार बार ऐसा बोलते हैं तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में अद्भुत संचार होता है और यह चीज़ों को आप मन में सोच रहे होते हैं। सारे सपने एक एक करके हकीकत में बदलने लगते हैं। दोस्तों, हमें इस दुनिया में जो कुछ भी मिलता है यह सिर्फ आकर्षण के सिद्धांत के कारण ही होता है। जब किसी की जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जो यह नहीं चाहता है तब वो अपने भाग्य को दोष देता रहता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह आपके भाग्य का दोष नहीं है, यह आकर्षण के कारण हुआ है। सुनने में अजीब सा लगता है ना, असल में यही सच है। लोग जो चीज़ नहीं चाहते हैं ज़्यादातर उसे लेकर ही सोचते रहते हैं। अब आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन आप ऐसा ही करते हैं। आप पॉजिटिव सोचने के बजाय नेगेटिव ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण आप नकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। यह आकर्षण का सिद्धांत हमेशा यह बोलता है, आप जो चीज़ चाहोगे आप पाओगे। इसलिए आपको आज से ही अच्छा सोचना शुरू करना है। जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। धन संपत्ति, गाड़ी, प्यार, खुशी, दोस्त और स्वास्थ्य, जो भी आपके बारे में सोचिए आपके पास आ रहे हैं। अगर कोई समस्या है तो उस समस्याओं से क्या अच्छा होने वाला है यह सोचिए। फिर भी समस्या को सोच बार बार आपके मन में आती है तो ज़ोर ज़ोर से बोलिए, यह मेरे लिए नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। अच्छी अच्छी बातें सोचें तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप अगर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप बोलिए कि मेरी सारी समस्या ख़त्म हो गई है, अब मैं बहुत खुश हूँ। यह ब्रह्मांड मेरी हर समस्याओं का निदान कर रही है। आकर्षण की सिद्धांत को भी सरल पद्धति पर आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे उसका एक लिस्ट बनाइए और सादे कागज़ पर लिख डालिए। आपको 4 से 5 कॉपी करके घर की दीवारों पर लगा दीजिए और हर दिन उसे देखकर बोलिए, यह सिर्फ मेरा है। मन में विश्वास के साथ हर दिन देखिए और बोलते रहिए। आकर्षण के सिद्धांत को और भी तेज करने के लिए उस लिस्ट के हर चीज़ पर तारीख डाल दीजिए जिसके भीतर आपको यह चाहिए। ऐसा करने से आपके चीज़ों को पाने के लिए जो काम करना होगा उसकी गति बढ़ जाएगी और प्रकृति और यूनिवर्स आपको पाने में सहायता करेंगी। जो आप सच में प्यार दिल से चाहते हो। तो दोस्तों, आज की यह बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं किसी और नई ऑडियो बुक के, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।